नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, एक बार फिर से कोरोना वायरस की समस्या लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है और ये समस्या खत्म नहीं हुई है। कोविड-19 यानी 2019 से उत्पन्न हुआ वायरस अब हम 2021 में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इस वायरस की तीव्रता, इसकी घातकता लगातार बढ़ती जा रही है। यह वायरस पहले से कहीं ज़्यादा अधिक घातक और जानलेवा साबित हो रहा है। बहनों भाइयों, आपको जानकर चिंता करनी चाहिए कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट दुनिया भर में सामने आया है और कोरोना वायरस का यह प्रकार जो नया वेरिएंट है, यह पहले के कोरोना वायरस के मुकाबले 70% ज़्यादा तेजी से संक्रमण को फैलाता है और पहले से कहीं ज़्यादा घातक और खतरनाक है और यह बेहद जानलेवा है। पहली बार जब साउथ अफ्रीका में यह वायरस डिटेक्ट हुआ, नया वेरिएंट, तो लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। जो घटना पहले वायरस के डिटेक्ट होने वक्त हुई थी, यानी इस वायरस के बदलते हुए रूप प्रतिरूप को गंभीरता से ना लेना दुनिया के कई देशों के लिए काफी महंगा पड़ रहा है। साउथ अफ्रीका में पहली बार जब यह वायरस डिटेक्ट हुआ तो उस वक्त अगर उसको समय रहते अगर इसके तरीके खोज लिए गए होते या इसका वेरिएंट प्रकाश में आ गया होता तो निश्चित रूप से इसको हम रोक सकते थे, लेकिन ये नया वेरिएंट पूरी दुनिया भर में फैल रहा है। इंग्लैंड में हालत यह हो गई है कि वो पूरा इंग्लैंड लॉकडाउन में है, तकरीबन 3/4, और वहां प्रतिदिन 40 से 50 हजार नए केसेस सामने आ रहे हैं और अब जो केसेस सामने आ रहे हैं वो आईसीयू के केसेस हैं। हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, होम क्वारंटाइन का वक्त निकल गया है। हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस इंग्लैंड में ज्यादा बढ़े हैं। यह वक्त इंग्लैंड और पूरे यूरोप में उत्सव का महीना होता है। क्रिसमस की 1 महीने की छुट्टियां होती हैं, नया साल होता है। पूरा 1 महीना पूरे यूरोप और इंग्लैंड में उत्सव और त्योहार का पर्व होता है, लोगों की छुट्टियां होती हैं, आवागमन बहुत होता है, लेकिन पूरा यूरोप बंद पड़ा हुआ है। प्रतिदिन हजारों जानें जा रही हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग तड़प तड़प कर अस्पताल के बाहर मर रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा ठीक से। जितने संसाधन थे पूरे यूरोप ने और इंग्लैंड ने फिर से झोंक दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद यह वायरस काबू में नहीं आ रहा है। खतरनाक बात यह है कि यह वायरस अब चलकर भारत आ गया है। पिछले 1 महीने के भीतर यूनाइटेड किंगडम से यानी लंदन इंग्लैंड से यात्रा करके 33,000 भारतीय लौटे हैं। 33,000, जिनको ट्रेस कर पाना ही बहुत कठिन काम है। हमारे यहां वैसे ही बहुत कैजुअली काम होता है। ताजा जो रिपोर्ट जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है, यह पता चला है कि 6 में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट मिले हैं। भारत में लैंड कर चुका है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। अब तक 6 लोगों में पाया जा चुका है। अब सोचिए कि वो 6 लोग जहां जहां ट्रेवल किए होंगे एयरपोर्ट से निकलकर अपने घरों तक, तो ये वायरस कितने लोगों तक पहुंचा चुके होंगे, ये वायरस कहां कहां जा चुका होगा। क्या हम उनको ट्रेस कर पाए? क्या वो कहां कहां रुके? हमने उन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की? शायद नहीं की। यही लापरवाही हमने पहले की थी, यही लापरवाही हम लगातार कर रहे हैं। हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं करते हैं, हम समय पर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और हम बेहद कैजुअल अप्रोच के साथ काम करने वाले लोग हैं। इस देश में तकरीबन 1.5 लाख लोग कोरोना वायरस के चलते मारे गए, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ा। फर्क उनको पड़ा जिनके घर पे मौतें हुई, फर्क उनको पड़ा जिनके घर के लोग मरे। हम कोरोना वायरस को आज भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। यह भारतीय समाज की एक कड़वी कठोर सच्चाई है। सिर्फ वही लोग इसको गंभीरता से लेते हैं जो इससे जूझ रहे हैं या जो इससे निकले हैं या उभरे हैं। जिन्हें नहीं हुआ है वो इसके दुष्परिणामों को समझने के लिए आज भी तैयार नहीं है। वो आलोचना करते हैं कि उन्हें डराया जा रहा है। खैर, तुम तो डराने योग्य भी नहीं हो, तुम्हारी तो सोच को क्या कहा जाए। आज एक और खुलासा हुआ और यह खुलासा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। रूस ने यह दावा किया है कि उसने लोगों की मौतों पर काबू कर लिया और उनके यहां कोरोना वायरस से बहुत कम मौतें हुई,
लोगों ने रूस को प्रेस किया, हमने भी प्रेस किया था। लेकिन जैसे ही WHO ने जांच शुरू की तो रूस का असली चेहरा सामने आ गया। आज रूस की सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि उनके यहां तकरीबन 2 लाख मौतें हुई हैं, जबकि आधिकारिक तौर पर रूस ने कहा था सिर्फ 55,000 मौतें हुई हैं। WHO के एक्टिव होते ही उसने कबूल कर लिया कि उनके यहां 2 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। आपको पता है इस दुनिया भर की सरकारें क्या कर रही हैं आपके साथ? कोरोना वायरस की हैंडलिंग ऐसे की गई है दुनिया में। रूस जैसे देश इसके उदाहरण हैं कि उन्होंने कैसे निपटा कोरोना वायरस से। लोग मरते रहे और क्रेमलिन झूठ पर झूठ बोलता रहा, झूठा डेटा रखा, अपने देश के लोगों को गुमराह किया, दुनिया को गुमराह किया, सिर्फ इसलिए कि दुनिया की नजरों में वो एक शक्तिशाली राष्ट्र और कोरोना के हैंडलिंग के मामले में बेस्ट। लीडर्स को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता होती है बहनों भाइयों, आपकी जान की नहीं। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी आपके दिमाग भी खुलेगा। लीडरशिप को अपने बारे में परसेप्शन की चिंता होती है, आपके परिवार की जान की नहीं। रूस जैसे देश, ईरान जैसे देश इसके उदाहरण हैं, जहां लाखों लोग मर गए लेकिन वहां की सरकारों ने मिट्टी डाल दी, कहा मरे ही नहीं। जब जांच शुरू हुई तब पोल पट्टी खुली कि वहां तो 2 लाख लोग मर चुके हैं अब तक। ठीक से जांच हो तो पता नहीं और क्या निकले। तो ये जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, ये आपके शरीर के अंदरूनी अंगों को बहुत तेजी से खराब करता है। ये वायरस बहुत तेजी से बॉडी के भीतर फैलता है, आपके फेफड़ों का संक्रमण बढ़ाता है। लेकिन हम मास्क नहीं लगाना चाहते, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना चाहते और हमारी सरकारों ने सब आजाद छोड़ दिया है। जीना और मरना अब आपके हाथ में है। आपने देखा है कि कोरोना वायरस की हैंडलिंग के वक्त क्या हुआ है। इसी लखनऊ में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में अगर कहीं हुई है तो लखनऊ में हुई है। राजधानी है उत्तर प्रदेश की। तो आप कोरोना वायरस को अगर अभी भी अगंभीरता से ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने साथ बहुत भारी खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं आप। और इस धोखे से आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस बार जब कोरोना लौटा है तो बहुत भारी कीमत आपको इसकी चुकानी पड़ेगी। सरकारों को तो जो करना है वो कर रही है, उनको इकोनॉमी चलानी है, हुकूमत चलानी है। आपकी जान की अगर उनको चिंता होती तो तस्वीर दूसरी होती। आपको पता है कि जापान ने अपने सारे बॉर्डर बंद कर लिए, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री ने अपने सारे बॉर्डर बंद कर लिए, लेकिन भारत में स्थितियां दूसरी हैं। मैं लॉकडाउन का हिमायती नहीं, लेकिन मैं इस बात का भी हिमायती नहीं हूं कि सबको यूं ही छोड़ दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, 1 महीना हो गया अमेरिका में कोरोना वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम शुरू हुए। मैं जानना चाहता हूं कि भारत में यह वैक्सीन अब तक क्यों नहीं आई। और भारत की जिन लेबोरेटरीज में कहा जा रहा था कि वहां वैक्सीन बन गई है, अब बस कुछ दिनों की बात है, कहां है वो वैक्सीन? कोरोना वायरस की वैक्सीन के वितरण में भी भेदभाव है। दुनिया के अमीर और ताकतवर मुल्कों को यह वैक्सीन मिल रही है, लेकिन अब तक यह वैक्सीन भारत नहीं आई। ओमान जैसे देश में वैक्सीन पहुंच चुकी है, सऊदी अरेबिया में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, अमेरिका में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है। भारत में कब आएगी हमें नहीं पता। हमारी जो इंडियन कंपनीज बना रही थी उनके क्या स्टेटस अभी नहीं पता। इसलिए स्थितियां गंभीर है। थोड़ा सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये आपके जीवन की बात है, ये आपकी बेहतरी की बात है, ये आपके परिवार के लिए है, जरूरी है। कुछ बयान सुनिए, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमें जहाँ तक लगता है कि सीरियसनेस इफेक्ट नहीं होती, सिर्फ फैलती है तेज़ी से। लेकिन ये भी लीजिए कि बहुत कुछ फैल गया तो आईसीयू भरेंगे तो नुकसान होगा। तो उसमें कोई अच्छी बात ये नहीं है कि हम सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो हम अपने तरीके से भी इसके क्लिनिकल कोरिलेट्स को देखेंगे। हम अपने लेबोरेटरीज में बियॉन्ड जीन सीक्वेंसिंग भी उसके स्वभाव को जानने के लिए, उसकी इम्यूनोलॉजी को समझने के लिए
जो और भी साइंटिफिक स्टेप्स होंगे वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किए जाएंगे और हमारे पास कैपेसिटी है इसको करने की। तो आज की डिबेट में मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर वेद प्रकाश मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता मेरे साथ हैं, डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आप सभी का। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कोरोना वायरस का यह नया वेरिएंट क्या है और कितना घातक है। भारत में अब तक 6 केसेस इत्तेफाक से पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने केसेस अब तक भारत में फैल चुके होंगे, 6 तो पकड़े जा चुके हैं। कोरोना वायरस का ये वेरिएंट, इसमें जो जेनेटिक चेंजेस हैं वो क्या हैं और इसका सामान्य व्यक्ति इसको कैसे समझे? देखिए, आपको हम सबको समझना होगा कि जो कोरोना वायरस है वो एक आरएनए वायरस है। वायरस 2 तरीके के हो सकते हैं, आरएनए या डीएनए। ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस में एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि बहुत जल्दी ये बदलता है और ये अभी तक इसके बड़े सारे इसमें म्यूटेशंस, जिसको हम बोलते हैं बदलना, इसमें बड़े सारे म्यूटेशंस हो चुके हैं अभी तक 40 से अधिक, लेकिन कुछ इसमें घातक हैं, जैसे कि ये वाला आया है अभी जो इंग्लैंड में, यूके में हमें मिला। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी फैलता है। कोरोना वायरस अभी देखें तो यदि दूसरे वायरस के मुकाबले में ये वैसे ही बहुत जल्दी फैल रहा था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये और जल्दी भी उनसे फैलता है। तो अभी जैसे 2-3 महीनों में देखा गया, यूके का एकदम नक्शा ही बदल गया कि वहां पे जो अब ये वायरस है, ये सबसे ज्यादा वायरस, डोमिनेंट वायरस वहां पे हो गया है। अभी ये यहां पर जैसे हमने बताया कि 6 वायरस हमें यहां पे मिले हैं, 6 व्यक्तियों को मिला है ऐसा, बट 6 केसेस मिले हैं, लेकिन कितने और हो चुके होंगे ये कहना मुश्किल है। आपके सामने चुनौती क्या है? ये ज्यादा घातक है या इसका ट्रांसमिशन तेजी से हो रहा है? देखिए, ये घातक तो उतना ही है जितना दूसरा कोरोना वायरस है, लेकिन ये देखा गया है कि ये बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन उससे ये घातक बन जाएगा, क्योंकि जब ये बहुत जल्दी फैलेगा, बहुत ज्यादा लोगों को फैला देगा, तो उस समय हमारी जो हेल्थ जो फैसिलिटीज है वो वैसे ही हमारी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उस हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिससे और मौतें होने के तो हम इसको कैसे निपटें डॉक्टर सैनी? जितने भी हमारे इस वेरिएंट से कैसे निपटें? क्या हमारी लेबोरेटरीज, जो एग्जिस्टिंग लेबोरेटरीज हैं जहां हम कोरोना वायरस की जांच करते हैं, क्या वो सक्षम है नया वेरिएंट को पकड़ने में, या अभी हमको पुणे वाली लेबोरेटरी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा इसके लिए? नहीं, जहां तक हमें कोरोना वायरस डिटेक्शन की बात है, वहां पे जो जितनी भी लेबोरेटरीज अभी काम कर रही हैं, वो जितने भी जिस तरीके से टेस्ट किए जा रहे हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कितने ऐसे वायरस हमारे पास है, ये सीक्वेंसेस से पता लगता है कि ये स्ट्रेन हमारे यहां घूम रहा है, उसके लिए तो पुणे ही जाना पड़ेगा। लेकिन जो हम अमूमन RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है कि इससे हमें इस वायरस के बारे में भी पता लग जाएगा। लेकिन धीरे धीरे, और एक और अच्छी बात है कि अभी तक जो भी हमारे पास आंकड़े हैं, वैक्सीनेशन जो हम कर रहे हैं उस पर भी काम करेगा, लेकिन उसको सीक्वेंसेस से ही पता लगता है कि हमारे पास कितने वेरिएंट आ रहे हैं। लेकिन सीक्वेंस की जो हमारे पास कौन कर रहा है कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो नए वेरिएंट पे काम करेगी? वो मुल्क कैसे दावा कर सकता है जिसके पास अब तक वैक्सीन ही नहीं है? मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। अगर ये बात अमेरिका के लोग साइंटिस्ट कहें मैं मानूंगा, यूके के साइंटिस्ट कहें मानूंगा, ये वो साइंटिस्ट कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, सरकारी अधिकारी जिन्होंने अब तक वैक्सीन देखी ही नहीं है, मैं कैसे मान लूं कि ये वैक्सीन नए वेरिएंट पे काम करेगी? देखिए, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो, और अगर मैं गलत हूं तो आप कहिए कि हाँ आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि उस पर काम करेगा, क्योंकि हमारा वैक्सीन नहीं आया, जो वो वैक्सीन काम कर रहे हैं जिसपे उनका जो अभी लगा रहे हैं जो वैक्सीन, उस पे वो काम कर रहा है, ये उनके साइंटिस्ट। सर, ये मेरा ऑब्जेक्शन है कि इंडियन साइंटिस्ट अभी ये क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अभी वैक्सीन ही नहीं मार्केट में आई, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा नहीं कर सकते कि किस वेरिएंट पे काम करेगी वैक्सीन। हु आर यू? आप कैसे दावा कर सकते हैं? वैक्सीन डेवलप की फाइजर ने, बिल्कुल और आप दावा कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के कि ये उस पे काम करेगी? क्यों भाई, आपको किसने बता दिया?
ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इस बात पे दावा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अभी वैक्सीन आया नहीं, और कौन सा वैक्सीन आएगा। करेक्ट सर। हाँ, जो अमेरिका में इस्तेमाल हो रहा है फाइजर का वैक्सीन, वो ठीक है कि वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि वो उस पे काम करेगा। सर दैट इज द बेस्ट सर, वो सबसे बेस्ट माना गया है वैक्सीन। ओके, नवीन श्रीवास्तव मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं, और नवीन जी के साथ एक बात भी जुड़ी हुई है कि ये खुद वायरस इन्फेक्टेड रहे हैं कोरोना से और ठीक होकर हम सबके बीच आज डिबेट में मौजूद हैं। लिहाजा इसकी भयावहता को और इस दौरान जिन ट्रामा को आपको फेस करना होता है, नवीन उससे गुजर चुके हैं। नवीन जी आप बताइए मुझे, अब तो नया वेरिएंट भी सामने आ गया है, लेकिन आप लापरवाही देखिए, अगर सड़कों पे देखें और हमारी सोसाइटी को देखें तो आप ये मानेंगे कि लोगों में इसकी या तो जागरूकता नहीं है और या तो फिर इसको लोग गंभीर नहीं है इसे लेके। नहीं ब्रजेश जी, देखिए, जागरूकता से ज़्यादा ये गंभीर लापरवाही है, ये एक तरह से आपराधिक लापरवाही है जो हम बरत रहे हैं। सरकार की अपनी भूमिका है, सरकार अपनी भूमिका कर रही है, लेकिन हम अपनी भूमिका का कितना निर्वहन कर रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब अन्य सारे चैनल दुनिया भर के अन्य राजनीतिक विषयों को लेकर चर्चा करते हैं तो आप इस गंभीर विषय पर, जिससे पूरी मानवता को खतरा है, उस पर आप चर्चा करते हैं। लोग आपको अच्छा बुरा भी कहते होंगे कि ये डराते हैं, ये उनका विषय है जो लोग सोचते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा इस विषय रखे हैं। और सही बात यह है कि कोरोना से जो हमारे सरकारी दिशा निर्देश हैं उनको पालन हमें स्वतः करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर काम के लिए सरकार डंडा लेके या दंड लेके ही आपके पीछे पड़ जाए। कोरोना आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश जैसा मोस्ट पॉपुलस स्टेट ये कोरोना के नए वेरिएंट से कैसे निपटेगा? आपके पास क्या तैयारी है इसकी? नहीं, तैयारी देखिए ब्रजेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी उत्तर प्रदेश में जांच के जो भी सेंटर्स हैं उनको भी उच्चीकृत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है उसकी भी पड़ताल हो सके कि ये पुराना वाला मतलब वायरस है या नया है। और साथ ही साथ आपने अभी डिबेट के शुरू में कहा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, तो जो लोग यूके से आए हैं, उत्तर प्रदेश में जो लोग आए हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, उनके संपर्क में कौन लोग आए हैं उनको चिन्हित करके शीघ्र उनकी भी जांच की जाए ताकि ये इसके फैलने से रोका जा सके। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और इस दिशा में काम भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोग ऐसे जो आए थे यूके से, उनको चिन्हित किया गया है और उनसे जुड़े हुए लोगों की भी जो है जाँच की जा रही है। जी, और डॉक्टर DK गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और कोरोना के होने वाली डिबेट्स का वो हिस्सा मेरे साथ रहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये नया वेरिएंट क्या है और हमें क्यों इसके लिए चिंता करनी चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। और दिल्ली में बैठे कुछ सो कॉल्ड बाबू सरकारी अधिकारी ये दावा भी कर देते हैं कि साहब वैक्सीन काम करेगी इस वेरिएंट पे। कैसे? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, या तो मुझे जानकारी का अभाव है। तो अभी यूके में देखा गया कि बहुत सारा इन्फेक्शन तेज फैल रहा था कोविड-19 का, और जब वहां पे उन्होंने जेनेटिक इसका सर्वेलेंस किया तो उसमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग में पाया गया कि इसका एक नया स्ट्रेन डेवलप हो गया है कई सारी म्यूटेशंस के बाद। और वो स्ट्रेन जो पहला वाला स्ट्रेन है उससे लगभग 50% से लेकर 70% तक ज्यादा इन्फेक्शन फैला रहा है तेजी से। उसकी इन्फेक्टिविटी रेट है, ट्रांसमिशन रेट थोड़ा ज्यादा है नॉर्मल वैग उससे, तो इसलिए वहां पे बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है। फिर वो देखा गया कि खाली यूके नहीं, 8-10 और ऐसे देश हैं, चाहे वो डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, UAE है, और क्या नाम है, ब्राजील है, तो बहुत सारे देशों में ऑलरेडी ये पहुंच चुका है वहां पे स्ट्रेन। और आज हमें पता लगा कि इंडिया में भी इसके 6 नहीं 8 केस अब तक आ चुके हैं। और ये इंडिया में भी सरकार ने तवज्जो देते हुए इस पे एक बड़ी कमेटी बना दी है जिसमें 10 रेफरेंस सेंटर, 10 लैब बना दी गई जहां पे इसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग हो सकती है। और जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं यूके से, संदिग्ध जहां से भी आ रहे हैं, उनकी क्वारंटाइन, ट्रेसिंग और साथ में उनका सबका 100% सैंपल लेना RT-PCR, और खासकर जो स्पाइक प्रोटीन है जिसमें हमें देखते हैं जेनेटिक सीक्वेंसिंग करके कि नया स्ट्रेन है या पुराना स्ट्रेन है। नए वेरिएंट को लेकर आप लोगों की मुख्य चिंताएं क्या हैं? मुख्य चिंताएं ये है कि सबसे पहली बात तो कि हमारे पास इतनी सारी लैब नहीं है कि इतने अच्छे से इसकी जांच करी जा सके। अभी तक जो गाइडलाइन है उसमें बताया कि जितने हम सैंपल्स ले रहे हैं, नॉर्मल सैंपल दे रहे हैं, उनमें 5% सैंपल्स को हम सर्वेलेंस के लिए जो डेजिग्नेटेड लैब है 10 सेंटर से वहां भेजेंगे। अगर वहां कोई पाया जाता है तो उसके साथ उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। क्योंकि पुराना जो कोविड स्ट्रेन था उसमें था कि हम होम आइसोलेशन हमने अलाउ कर रखा था, ट्रीटमेंट ठीक से था, हम घर पे अलाउ कर सकते थे। इसमें क्या है, क्योंकि ये तेजी से फैल रहा है, जिसे हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट गाइडलाइन थोड़ी डिफरेंट है। तो ये तो ये कि हमें लैबोरेटरीज कम है, दूसरा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज ऑलरेडी इतना हमारा एग्जॉस्ट हो चुका सिस्टम, हम लोग इतना ज्यादा पिछले 1 साल से इसको झेल रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा हम सब। जब 20 दिनों से साउथ अफ्रीका से लेकर इंग्लैंड से लेकर यूरोप में इस मसले पर हाहाकार मचा हुआ था
और हर तरफ से आशंका जताई जा रही थी, उसके बावजूद हम लोग कैजुअली बैठे रहे इस इंतजार में कि भारत नहीं आएगा। जब तक हम उड़ानें बाधित करते या रोकते तब तक तो भारत आ चुका था ये वायरस। तो हमने लेट रिस्पॉन्स फिर किया, एक गलती के बाद फिर गलती की हमने। किसी भी वायरस को इंटरनेशनल बाउंड्रीज में रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वायरस को हाँ हम ही कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, ट्रांसमिशन को स्लो कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लें, क्योंकि अभी खाली यूके में नहीं है, 8-10 देशों में और पहुंच गया है, तो घूम के कहीं ना कहीं से यात्री आ जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा एयरपोर्ट है जी जी उस पे हमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल करके स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग होनी चाहिए, आरटीपीसीआर होना चाहिए, सबके पहले से होने चाहिए थे, शायद हम पहले भी डिले कर गए। तो अब हमें स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पे, और जो लोग अंदर आ चुके हैं 9 नवंबर के बाद जो लोग आ चुके हैं उन सबकी टेस्टिंग करानी चाहिए, स्क्रीनिंग करानी चाहिए। पर सर हमारी ढिलाई देखिए कि हमें इंटरनेशनल पैसेंजर्स का सबका आरटीपीसीआर करना चाहिए था, पर हम नहीं कर रहे थे एक्चुअली में, वो हमने अब शुरू किया है। जेनेटिक सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, दोनों चीजें करनी चाहिए, तो आरटीपीसीआर तो नहीं। जी ऑल राइट सर, मेरे साथ जूही सिंह जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। जूही सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये वायरस का नया जो वेरिएंट आया है ये पहले से कहीं अधिक खतरनाक है, और हम लोगों के साथ एक समस्या क्या जुड़ी है कि हर चीज़ पर हमारा अप्रोच बड़ा कैजुअल होता है। हम तब जागते हैं जब दुनिया के सारे मुल्क जाग कर उसकी तैयारी कर चुके होते हैं। हम लोग लगातार आगाह करते रहे, लेकिन उसके बावजूद सरकारें नहीं चेती, और आज नतीजा ये है कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 2 और केसेस मिले हैं। मुझे तो आशंका है कि ढेर सारे केसेस हैं, बशर्ते कि उनकी टेस्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि नॉर्मल कोरोना लेबोरेटरीज में यह नया वेरिएंट ट्रेस नहीं हो सकता। मैं सहमत हूँ ब्रजेश जी, और एक बात से जरूर मैं अपने पहले वाले प्रवक्ता से डिफर करूंगी कि सबसे आसान तो रोकना उसी वायरस को होता है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से भारत में आ रहा हो। इसका उद्गम स्थल भारत तो है नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल से हमें वैसे भी अपने बॉर्डर्स पे बहुत सावधानी रखनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना रुका नहीं था, पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन में था। तो अगर हम एंट्री दे रहे थे तो उसी समय सारी सुविधाएं, सारे संसाधन एयरपोर्ट्स पे होने चाहिए थे कि उन लोगों का टेस्ट हो, स्क्रीनिंग हो। अब तो कई लोग एंटर कर गए हैं, और जो भारत में आए हैं वो तो डिजिटली मेंटेन डेटा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि गांव के लोग हैं। ये मैं मानती हूँ कि हमें सावधानी खुद रखनी पड़ेगी, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, साथ ही सरकार को बहुत सोच समझ के कार्य योजना बनाई पड़ेगी। ये हमने वैक्सीन की बात की, जो वैक्सीन अमेरिका में है वो तो -75 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी जाती है। भारतवर्ष में इसके क्या प्रावधान किए गए हैं, कैसे स्टोर की जाएगी, कैसे हम सही तरीके से इसको अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स तक पहुंचा सकेंगे, इतनी डीले क्यों है? ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गए हैं अमेरिका में, सऊदी में, रशिया में, सब जगह। तो आज आपने खबर पड़ी होगी कि रूस ने अपने यहाँ होने वाली मौतों के आंकड़े को छिपा रखा था। वो 50,000 से 55,000 मौतें दिखा रहे थे, और आज उनकी पोल पट्टी खुली कि उनके यहाँ 2 लाख से ज्यादा मौतें हैं। ये बात डरावनी है कि सरकारें छिपाती हैं। ब्रिजेश जी, ये तो आप शुरू से कह रहे हैं कि ये रूस की बात आज खुल गई, लेकिन हर सरकार, और मैं कहूंगी उत्तर प्रदेश में भी, अगर आंकड़े वास्तव में ऑडिट किए जाए तो न तो उतने टेस्ट शुरुआत में हुए, ना सही आंकड़ों को बताया गया। तो ये तो प्रोटोकॉल्स इन प्लेस नहीं है, और स्पेशली जैसे कि कोरोना वायरस एक महामारी है, हमारे सामने खड़ा है, तो इस समय कैसा छुपाना? जब हम सच को मानेंगे ही नहीं तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूँ इस डिबेट में, और कोरोना वायरस को लेकर डॉक्टर वेद प्रकाश ने काफी कुछ काम किया, और कोरोना काल के दौरान पूरे वक्त वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सक्रिय रहे, और एक प्रभावी भूमिका उसके कंट्रोल में इन्होंने निभाई है। डॉक्टर वेद प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस नए वेरिएंट के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? ये हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है, और इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए ब्रिजेश जी, जो नया म्यूटेंट वेरिएंट है, इस स्ट्रेन की जो इन्फेक्टिविटी है वो लगभग 70% ज़्यादा है, माने 1.5 गुने से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, और ज़्यादा लोगों को जद में ले सकता है जिस रेट से अभी जो हमारा SARS-CoV-2 फैला था जी, उससे भी 70% ज़्यादा तेज़ी से। तो हम ये मान लें कि 70% लोगों को ज़्यादा तेज़ी से ये इन्फेक्ट करेगा, और उस चेन उस तेज़ी से ही आगे बढ़ेगी। लेकिन जो स्टडीज़ अभी तक हुई हैं कि इसके जो दुष्प्रभाव हैं, या जो सीरियसनेस है जो डिजीज़ की, कि मॉर्टलिटी है,
मॉर्बिडिटी मॉर्टलिटीज़ के लिए अभी लगातार इस पे स्टडीज हो रही हैं कि ये कितना डेंजरस है मॉर्टलिटी के हिसाब से या मॉर्बिडिटी के हिसाब से, माने कितने लंग्स को डैमेज करेगा या मल्टी ऑर्गन्स को कितना इन्वॉल्व करेगा, और मॉर्टलिटी के रेट है उसकी स्टडीज अभी सामने नहीं आई है। डॉक्टर वेद प्रकाश, इस पे लगातार देखिए, एक CDC मामले में हम जो लोग है, सौभाग्यशाली हैं Center कि for कोई Disease भी Control, वायरस जी, जब स्प्रेड हो रहा है कोरोना का तो भारत में लेट आता है, चाहे पहले वाला वायरस रहा हो या उसके और भी प्रकार रहे हो, चाहे ये नया वेरिएंट हो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये कि हम दूसरे देशों में हुई तबाही से सीखते नहीं हैं। इस बार भी हम वही गलती कर रहे हैं। हम सीखना नहीं चाहते कि इंग्लैंड कैसे फंसा उस ट्रैप में, यूरोप कैसे फंसा उस ट्रैप में, कैसे निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी भी हम झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह की तैयारियों की बात है, मुझे लगता है कि बहुत सघन तरीके से, एग्रेसिव तरीके से जो बॉर्डर्स हैं उनको अलर्ट पे रखना होगा, जिससे कि जो लोग आ रहे हैं उनकी लगातार जांच जितनी आवश्यक है, और जो नॉर्म्स का अनुपालन हो रहा था कि क्वारंटीन करने के लिए, वो नॉर्म्स 33,000 यात्री अगर ब्रिटेन से आए हैं तो उनकी ट्रेसिंग, फिर उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा काम हो गया है। तो इसमें बहुत एग्रेसिव तरीके से और पूरी तरह से हम लोगों को लगातार सजग रहते सर, हुए दूसरा मुझे ये बताइए, इसको करना जिसने होगा। अभी तक कोरोना वायरस से अनलॉक हुए वैक्सीन का मुंह न देखा हो, जिसने, वो कैसे क्लेम कर सकता है कि नए वेरिएंट में ये वैक्सीन काम आएगी? असल में जो फाइजर और ये जो वहाँ पे जो कंपनी के हैं, इनके जो वैक्सीन्स हैं वो स्पाइक प्रोटीन जिससे अटैचमेंट होता है ना वायरस का सेल पे, जी, उस स्पाइक प्रोटीन को लेकर के उसको ब्लॉक करने के लिए वैक्सीन बनाया जा रहा है। माने उस स्पाइक प्रोटीन से ही इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अब ये जो बदलाव है वो वायरस में आया है या स्पाइक प्रोटीन में आया है, ये जब स्टडी सामने आ जाएगी हुआ है, ये बदलाव जो आया है कि स्पाइक प्रोटीन में है, क्योंकि ये जेनेटिक चेंजेस हैं। हाँ, तो जो स्पाइक प्रोटीन को लेकर ही फाइजर जो काम कर रही है, जिसके आप नाम ले रहे थे जी, उस कंपनी के जो वैक्सीन हैं वो उस स्पाइक प्रोटीन के थ्रू ही। सर, आई एम सॉरी, लेकिन फाइजर ने अभी ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है। तो इंडियन ब्यूरोक्रेट कैसे क्लेम कर सकता है? अभी ये सीरियस ऑब्जेक्शन है सर। अभी इस पे स्टडीज हो रही कोई है। आईएएस अधिकारी या मेडिकल सर्विस का कोई अफसर ये कैसे क्लेम कर सकता है कि फाइजर की वैक्सीन नए वेरिएंट में काम आएगी? फाइजर की वैक्सीन की शक्ल भी देखी है फिजिकली। अभी ये कहना थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि फाइजर भी अपनी स्टडीज कर रही है और यूके में भी अपनी स्टडीज हो रही है। आई डू एग्री विद यू। हमारे यहाँ भी झूठा क्लेम नहीं करना चाहिए, दस्तक हो गई है इन केसेस की। तो अभी इस पे स्टडीज बाकी हैं। Alright, अभी कहना थोड़ा जल्दी होगा। करेक्ट, आई डू एग्री विद यू। ओके, ब्रजेंद्र सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। ब्रजेंद्र जी, देखिए, ये वायरस का संक्रमण अब बड़ी तेजी से विस्तार रूप ले रहा है। इस विस्तार के साथ अब इसका नया वेरिएंट भी आ गया है। हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं और हम इसे कैसे निपटें, और हमसे चूक कैसे हो गई? हमने दुनिया के दूसरे मुल्कों से सीखा क्यों नहीं? हमने यूरोप से क्यों नहीं सीखा? हमने सऊदी अरब से क्यों नहीं सीखा? जापान से क्यों नहीं सीखा हमने कि उन्होंने तुरंत फुरत इस पर एक्शन लिया? हमारा लेट रिस्पॉन्स क्यों है? देखिए, पहली बात, सरकार में कोई खाली नहीं है। उनके तमाम बड़े बड़े टारगेट हैं। बंगाल छीन लेना है, कांग्रेस को ख़त्म कर देना है। तो इस बड़े टारगेट में सरकार डेमोक्रेसी को लैप्स कर देना है कि आप 700 रैलियां करेंगे किसान के उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री उसमें जाएंगे, लेकिन हम अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में फूल भी नहीं चढ़ा पाएंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे गेट पर। ये आ चुका है। आदरणीय ब्रजेश जी, जैसे पिछली बार आया था, अब आप कुछ कर नहीं सकते, केवल इतना कर सकते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, उसमें अगर हमारे डॉक्टर लोग कोई सुविधा प्रदान कर सकते हैं तो करें। और रही बात फाइजर की, फाइजर भारत में संभव कहाँ है? 4500 की वैक्सीन कौन भारत में लगवा सकता है? किसकी हैसियत है? आप कोविशील्ड की बात करिए जो अभी मार्केट में है नहीं, जो आप बार बार कह रहे हैं, 100% सच कह रहे हैं कि जो चीज़ है ही नहीं, अभी आई ही नहीं, जिसको जो लगना नहीं शुरू हुई,
उसके बारे में कि इसका ऐसा प्रभाव होगा। उसमें पेपरों में निकला तो है कि 2 वैक्सीन लगने के बाद 6 महीना तक प्रभावी होगी। यहाँ एक ही लगवाने की कैपेसिटी नहीं है 100 करोड़ के देश में, और लगाएगी तब जब वो आएगी। तो सरकार को बहुत गंभीरता से प्रयास करने होंगे और हम लोगों को, समाज को भी इसमें बहुत सीरियसनेस के साथ जी सारी मर्यादाओं का पालन करना होगा, क्योंकि अब सरकार हमें बचा आप भी पाएगी। तो कोई मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। कभी गाय की हड्डियों के साथ वो यात्रा निकाल रहे हैं, कभी हड़िया लेके यात्रा निकाल रहे हैं, हम ना कभी निकल- किसान आंदोलन जब कर रहे हैं। 700 आप ये जब- जो सीख भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं मेरे दोस्त, काबिल दोस्त, ये खुद क्यों अपने ऊपर नहीं आप नहीं, अप्लाई हम करते? जब वो बंद कर दे, सरकार से, बड़े लोगों से सीखा जाता है। तो जब बड़े लोग वो नहीं कर रहे हैं तो हम तो प्रयास कर रहे हैं, निकालने भी तो नहीं पा रहे हैं। ओके हम लोकतंत्र है कहाँ उत्तर प्रदेश में जो हम नहीं, कुछ करें? अगर उनको गलत कह रहे हो तो उसी नहीं, गलत गलत इसलिए राह में कह रहे हैं चलने कि के वो लिए एक- आप भी तो लार टपका रहे हो। वो एक गाइडलाइन बनावे ना। हम तो पॉलिटिकल पार्टी तो कह रहे हैं कांग्रेस कुछ कर ही नहीं रही है, तो हम कुछ करते हैं तो तुरंत फांसी लगाना शुरू कर देते हैं। ये लिए Okay. करना तो पड़ेगा ही। ऑलराइट, आपके मित्र वीरेंद्र सिंह जी आ गए डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, अभी तक तो कोविड-19 से ही हम लोग परेशान थे। 36-38 तरह की इसके प्रकार आए थे। खैर किसी तरह वैक्सीन बनी, प्रिविलेज्ड अमेरिकन को लग रही है, हम लोग तो खैर अभी देख ही रहे हैं, या मालदार आसामियों को लग रही है जो सऊदियों के पास पैसा है वो खरीद लाए वैक्सीन, अपने देश के लोगों को लगाए दे रहे हैं। यहाँ वैक्सीन तो छोड़ो, यहाँ दूसरी आफत आ गई कि नया वेरिएंट आ गया है, ये ज़्यादा घातक है और ये ज़्यादा चिंताजनक है। देखिए, वैक्सीन मिले न मिले, भाषण तो मिल ही रहा है और उससे पेट भरेगा, काफ़ी दिन तक काम चलेगा। अभी कोई बहुत ज़रूरी नहीं है वैक्सीन के लिए, लेकिन इतना ज़रूर है, कोविशील्ड जो भारतीय वैक्सीन है वो 4-5 करोड़ की संख्या में बन के तैयार है और हर महीना मार्च से 10 करोड़ वैक्सीन बनने लगेगी, ये कहा जा रहा है। तो अच्छा, अब आज कोरोना पे आप डिबेट कर रहे हैं, पर इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है वीरेंद्र जी कि वो वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी। उसका कोई डेटा ही स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं सौंपा गया, तो मैं कैसे बिलीव कर लूं कि इंडियन वैक्सीन काम करेंगी? डेटा ही नहीं दिया इन्होंने भारत अच्छा, सरकार को अभी तक। आप ये कोरोना के नए स्ट्रेन पे चर्चा कर रहे हैं। कोरोना पे अब चर्चा हिंदुस्तान में कोई करना ही नहीं चाहता। अब वैक्सीन की बात तो दूर की है। नहीं, आज हम पर लोग जान तो तंज कस रहे हैं कि कोरोना पर डिबेट कर रहे हो, क्या समय बर्बाद कर रहे हो। हाँ, कोरोना पे न कोई डिबेट करना चाहता है, न कोई सुनना चाहता है। अब ये आज आपने डिबेट रख ली है तो आंकड़े बता के काम आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ 1 करोड़ 2 लाख लोग संक्रमित हुए। मैं कह रहा था ना ओपनिंग में कि लोग है क्या ना? मतलब वीरेंद्र जी दरअसल जनता की भावना को प्रकटीकरण करते हैं। वो ठीक कह रहे हैं कि मेरे जैसे लोग कोरोना पे डिबेट करके जनता का समय जाया कर रहे हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, बोलिए आप। अब लोगों को डर खत्म हो चुका है, अब इसी के साथ जीना है। तो कोरोना पे चर्चा करने के बजाय वो अपने काम धंधे को कैसे बढ़ाया जाए, और ये डर जितनी जल्दी खत्म हो, लोग सोच रहे हैं कि आगे बढ़े दुनिया। अच्छा, भारत में उतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। यह भी सौभाग्य की बात है कि कोरोना ने दुनिया में बहुत तबाही मचाई हो, लेकिन जन हानि जो है सबसे कम भारत में है। 1 करोड़ 2 लाख लोग संक्रमित हुए हैं अब तक, 98 लाख लोग ठीक हो गए, तो 4 लाख तो जो है इसमें चपेट में आए और 1,47,000 लोग मरे। तो 1.45 मृत्यु दर है। अब इससे ज़्यादा लोग एक्सीडेंट में हमारे यहाँ मर जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, टीबी से मर जाते हैं, तमाम सारी और बीमारियां हो जाती थी। ठीक कह रहे हैं आप वीरेंद्र जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखिए, कल बुलंदशहर में 4 कोरोना पेशेंट भर्ती किए गए थे, 3 उठ के भाग गए और वो कैदी थे चारों, और 3 को बड़ी मुश्किल से पुलिस पकड़ पाई, एक अब भी फरार है। तो कोरोना के में इतनी हिम्मत है, कैदी उठ भाग ले रहे हैं और वहाँ पूरा यूरोप लेटा पड़ा है। तो ये भारतीय हर चीज़ को चुनौती स्वीकार करते हैं। और ये जो ब्रिटेन वाला कोरोना स्ट्रेन आया है, इसमें कह रहे हैं सुअर की चर्बी है। अब मुसलमान इस पे अलग विरोध कर रहे हैं, बवाल मचाए हैं। रजा एकेडमी है मुंबई की, उसने फतवा जारी कर दिया कि भाई अगर सुअर की चर्बी है, जिलेटिन है, तो हम अपने मौलानाओं से उनसे चर्चा करेंगे, तब ये लगवाएंगे। अभी इस पे कोई निर्णय न लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा
कि जान बचाने के लिए हराम की चीज़ों को भी हलाल माना गया है इस्लाम में। जो शिक्षा पसंद, तरक्की पसंद लोग हैं, समझदार मुसलमान हैं, वो तो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन इस देश में हर चीज़ का बवाल होता आया है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तो चर्चा हो जाए, पर आगे कोरोना पे डिबेट ना हो, आपका ये मत है मतलब? हाँ, आज तो हो जाए, हो गई है, लेकिन आगे अब इसमें कोई दम बचा नहीं है। कोरोना में अस्पताल बीमारी की इलाज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, कह रहे हैं अब चला गो, फालतू में चले आ रहे हो, घर पे रह के इलाज करो। अब क्या, अब वही है जो बहुत भारी गंभीर हो, तो बोलूं अब बहुत गंभीर हो उसी के लिए है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप वीरेंद्र जी। मेजॉरिटी की एक्चुअली यही राय है जो आप बोल रहे हैं, यही भाषा लोग बाहर बोल रहे हैं। भाई कोरोना में, लॉकडाउन में लोगों ने बड़ा झेला, लोग बड़ा परेशान हुए, रोजगार, धंधा, फीस, खाना पीना। अब कितने दिन, 1 साल हो गया है संकट झेलते झेलते। आज 29 तारीख है, 2 दिन बाद ये साल बदल जाएगा, 2021 में प्रवेश कर जाएंगे। तो आखिर इस देश में कब रफ्तार आएगी? अब ये ब्रिटेन ने एक नया बवाल मचा दिया, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें खुलने वाली थी, कुछ लोग विदेश जाने के लिए छटपटा रहे हैं कि फ्लाइट खुल जाए तो कहीं घूम घाम के आया जाए। अब ये नया बवाल आ गया कि स्ट्रेन मिल गया ये ब्रिटेन वाला, अब ये यहाँ भी कहीं आदमी नहीं जा सकता, सरकार फिर फ्लाइट नहीं खोलेगी। सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, उनको भी देखना होगा। जी जी, नहीं ठीक कह रहे हैं, हम लोग वक्त जाया कर रहे हैं जनता का। जी, साहित्य में 4 लाइनें कहूंगा। जो लोग 1 साल से उम्मीद बांधे बैठे हैं कि कब विदेश यात्रा खुले और घूमने का मौका मिले, कब ये कोरोना जाए और लोग खुल के होटल में खाए पिए घूमे। भाई कोई छुट्टी 1 साल से स्कूलों की बच्चों की चल रही है, लेकिन बच्चे ना नाना नानी घर गए, ना कहीं घूमने गए, और माँ बाप को नाना नानी यही याद दिला दे रहे हैं सब घर में बैठे बैठे। तो कहाँ जाए आदमी? नहीं, मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम क्या वीरेंद्र जी। नहीं, यहाँ जितने बैठे हैं सबकी समस्या यही है। नहीं, ठीक बात है। और हमारे दोस्त नवीन जी बैठे हैं, इनसे आप पूछ लीजिए, ये तो और भी समस्या से पीड़ित है। 1-2 घर की साफ सफाई हो, भाभी जी का जी, सुबह शाम। कंप्लीट करें वीरेंद्र जी। चलिए 4 लाइन बोलता हूँ कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, उम्मीद रखना पड़ेगा जी। और जमी बंजर है तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। और ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, और इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, IMA के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। सर, डॉक्टर सैनी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये नए वेरिएंट को लेकर भारत को किस प्रकार की सावधानी की आवश्यकता है। हमारे पास जो कोरोना वायरस से निपटने का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो पर्याप्त है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ अलग अरेंजमेंट्स तत्काल करने चाहिए? आपका सजेशन क्या है? देखिए, एक तो मैं अभी डिबेट में आपके साथ था, तो हमें थोड़ी तो सीरियसनेस जो आप दिखा रहे हैं, हमारे सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको भी दिखानी होगी। व्यंग अपनी जगह है, लेकिन जहां पर मौतें हो रही हैं, यदि हम इसमें पॉलिटिकली व्यंग ढूंढते रहेंगे तो जनता पे भी उसका बुरा असर होता है। जहां तक आपने बिल्कुल डिबेट में शुरुआत की कि हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, अभी इसी बात पे चर्चा होनी चाहिए कि हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। इस डिबेट में व्यंग का कोई काम नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसे ही करते रहेंगे तो आप आम जनता को क्या संदेश दे रहे हैं कि आप बिल्कुल मस्त हो जाइए? जब मस्ती के कारण तो हमारे यहां इतना सारा कोरोना फैला जो नहीं फैलना चाहिए था। बाहर के देशों से हमारे यहां कोरोना आया, कैसे आया? क्योंकि हमने लापरवाही बरती, सरकार ने लापरवाही बरती, उसके बाद हमने लापरवाही बरती। लेकिन यदि हम इसी पॉलिटिकल डिबेट में रहते रहेंगे और इसी तरह से व्यंग करते रहेंगे तो इस देश का खुदा ही मालिक है। क्या होगा, कितनी फैलेगा, कुछ नहीं हो सकता। तो हमें यह ध्यान रखना होगा, जो आपने मुझसे रेलेवेंट क्वेश्चन किया एज ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी होगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब है कि जो भी हमारी कंट्री में यूके से आ रहा है या अब और भी कंट्रीज में जो 4-5 जगह से हमें मालूम चल रहा है, उन सब का ध्यान करना होगा। दूसरा, हमें अपनी सीक्वेंसिंग को बढ़ाना होगा। सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि हम जांच तो कर पा रहे हैं। यहाँ सिर्फ श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि कोरोना किसको हुआ है,
ये यूके वाले स्ट्रेन से हुआ है या पुराने वाले स्ट्रेन से हुआ, वो तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन ये नहीं पता लगा पाएंगे कि क्या ये यूके वाला स्ट्रेन था कि नहीं था। तो उसके लिए सीक्वेंसिंग करते हैं, तो हमें सीक्वेंसिंग के चीजों को और बढ़ाना पड़ेगा। हमें क्या हम मौजूदा जो कोरोना वायरस की लैब्स हैं हमारे पास ये सरकारी स्टेट लेवल पे, क्या वो कैपेबल हैं कि वो नया जो जेनेटिक चेंजेस हैं नहीं पकड़ पाएं, या सिर्फ पुणे वाली ही पकड़ सकती है लेबोरेटरी? नहीं, हमारे पास सिर्फ बहुत कम लैब हैं, अभी अराउंड 15 से 20 लैब हैं जो इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकते हैं, लेकिन वो भी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है जितनी कि उसमें होनी चाहिए कि हमारे पास इतने, हमें 15-20% के आसपास सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। मैं फिर दोबारा से कहूंगा कि हम कोरोना है इस व्यक्ति को ये तो पता लगा सकते हैं जो हमारे पास मौजूदा टेस्ट है, लेकिन क्या ये यूके वाला स्ट्रेन है Correct. ये हम नहीं पता लगा पाएंगे। वैलिड क्वेश्चन। या दूसरे वाला पुराना है। Valid तो वो question. तरह की लैब को हमें Valid उस question. लैबों को हमें बढ़ाना पड़ेगा। वो उस तरह की लेबोरेटरीज हमारे पास अभी नहीं है, उनको और बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ पुणे और ये 1-2 जगह पे ही हो सकता है, तो उनको बढ़ाना होगा। और हम सबको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक हमारे पास सबसे बड़ी, हमारे को चाहे वो कांग्रेस की जहां पे गवर्नमेंट है या चाहे किसी बीजेपी की गवर्नमेंट है, स्टेट हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। हम बहुत जल्दी एक दूसरे को हम करना सकते हैं, हेल्थ को हम एक पॉलिटिकल इशू बना लेते हैं, लेकिन हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। क्यों नहीं वहां की जहां की भी पॉलिटिकल पार्टी जो आपके पास लोग बैठे भी हुए हैं, अपनी अपनी पार्टी को क्यों नहीं कहते कि स्टेट में हेल्थ के बजट को बढ़ाएं? आप देखिए हेल्थ का बजट 1 या 2% होता है। जब ये बीमारी आती है तो हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं, और हम अभी करेक्ट बात है, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देते। हमारे पास पैसे नहीं है सर। एक चीज और बोलना चाहता हूं मैं। हम क्या करते हैं कि आपने मुझसे पूछा कि क्या हमारे पास लेबोरेटरी की फैसिलिटी है जो कर सके। सरकार अपना पैसा नहीं डालना चाहती। आप देखिए 75 से 80% जितने भी टेस्ट हैं वो आज की तारीख में भी प्राइवेट में हो रहे हैं। आप प्राइवेट के टेस्टों की कीमत कम करते चले जाते हो, तो उससे क्या होगा? क्वालिटी कम होगी। उस टेस्ट में हो सकता है कि हम ये वाले स्ट्रेन नहीं पता लगा पाए, क्योंकि कम से कम 3 एंटीजन होने चाहिए, 3 जीन्स होने चाहिए जिनसे हम पता लगा पाएंगे कि क्या ये स्ट्रेन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। जब आप अपने यहां तो टेस्ट करना नहीं चाहते क्योंकि पैसा खर्च करना नहीं चाहते, आप प्राइवेट लेबोरेटरीज को स्क्वीज करते रहते हो कि आप पहले आपने खुद आईसीएमआर ने इस टेस्टों की कीमत लगाई 4500 रुपया। आप प्राइवेट लैब 4500 रुपया ले सकती हैं। आईसीएमआर ने कुछ दिनों के बाद कीमत तो कहीं 500 और कहीं 800 पे आके रुक गया। अब हर एक पॉलिटिकल कुछ जगहों पे तो 400 वही रुपए मैं कर बात दिया। करना चाहता हूं। अब सब हर एक पॉलिटिकल पार्टी हर लैब को अपनी अपने स्टेट में निकालती है 500 रुपए में, 400 रुपए में। कहां से क्वालिटी आएगी मुझे बताइए? क्यों नहीं सरकार अपने आप से अपने कीमतें बढ़ाती, अपने टेस्ट में बढ़ाती? आप प्राइवेट में 500, 400, 300 तो क्या पहले से सारे प्राइवेट लेबोरेटरी से सारे पॉलिटिशियन पैसे खाते क्या? आपको उत्तर प्रदेश में भी ऐसी लेबोरेटरीज बनानी पड़ेंगी या अपग्रेड करनी पड़ेंगी जहां ये नया स्ट्रेन आप पकड़ सकें। निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, आप याद करिए जब उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का काम शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश में कोई टेस्टिंग लैब नहीं थी, लेकिन आज 100 से अधिक टेस्टिंग लैब है उत्तर प्रदेश में जिनमें ये टेस्ट हो रहा है। और डॉक्टर सैनी ने बहुत अच्छी बात कही कि निजी क्षेत्र को आपने निजी क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ाई सरकारी, लेकिन हमने सरकारी जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस थे, जो भी बड़े संस्थान थे, उसमें हमने ये सुविधा बढ़ाई। एक चीज़ पर चर्चा हो रही थी, हमारी बड़ी बहन जूही जी ने एक प्रश्न किया कि 75 आपको काट रहा हूं जी, मेरी बात हो जाए डॉक्टर साहब। आप मुझे बताइए, आप कह रहे 100, लेकिन कितने प्रतिशत लोग आपके सरकारी में कर रहे हैं और कितने कर रहे हैं? और आपके टेस्टिंग में कितने पैसा खर्च होता है? क्या आपके टेस्टिंग में 500 रुपया खर्च होता है? तो आप प्राइवेट लैब को 500 रुपए में किट्स क्यों नहीं देते, ताकि वो 500 की जगह रोज के 1000 कर देंगे टेस्ट? लेकिन आप नहीं करना चाहते हो। बोलिए नवीन जी। आप सिर्फ प्राइवेट लैब को स्क्वीज कर रहे हो तो क्वालिटी बढ़ेगी। थैंक यू सर। अलाउ हिम टू स्पीक सर। यस डॉक्टर सैनी साहब, हम किसी प्राइवेट को स्क्वीज नहीं करने देना चाहते हैं, और ये कोई बॉन्डिंग नहीं है सरकार की कि आप टेस्ट ही करें। ये कोई बाध्यकारी नहीं है। आपकी जो पीड़ा, उस पीड़ा को भी मैं समझ रहा हूं। आपके भी कई लोग जानने वाले होंगे जिनके अपने संस्थान होंगे जांच करने वाले निजी क्षेत्र के, और जो रेट का वेरिएंट है उसकी परेशानी मैं समझ रहा हूं, और उसकी पीड़ा भी आपके माध्यम से दिख रही है। हम सरकार जितना कर सकती है, मैंने पहले भी कहा कि एक भी लैब नहीं थी, आज इतने अधिक लैब में काम हो रहा है, चाहे निजी क्षेत्र के हो चाहे सरकारी। बहन जूही जी ने यह कहा कि -75 डिग्री टेम्परेचर पर यूएस में वैक्सीन रखी गई। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के विषय में चर्चा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में
इस वैक्सीन को रखने के लिए कोल्ड चेन की स्थापना का काम ब्रजेश जी शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार और जो हमारी संस्थाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जब वो ग्रीन सिग्नल मिलेगा देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। कब तक एक्सपेक्टेड है वैक्सीन? कुछ जनवरी के माह में। अभी तक जो बयान आ रहा है उससे लग रहा है कि जनवरी में देश में शुरू हो जाएगा। एक बात ब्रजेश जी मैं थोड़ा नहीं समझ पा रहा हूं, और जूही जी चूंकि बहुत विदेश भी जाती हैं, संपर्क है, मेरी जहां तक जानकारी है जो लोग विदेशों से आ रहे हैं, चाहे यूके से चाहे कहीं से एयर ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी उस देश में जो भी टेस्ट होता है, उसको RT-PCR कहते हो चाहे जो भी कहते हो, वह टेस्ट कराने के बाद जब वो निगेटिव होते हैं तभी उनको हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। तो इसलिए जो लोग भी आए वह टेस्ट करा के निगेटिव होके आए थे। हाँ, यह बात जरूर है कि जो लोग विदेश से आए हैं उनकी एयरपोर्ट पे एक बार फिर स्क्रीनिंग हो जाए, उनके सारे डिटेल हो, जूही सिंह जी, कॉन्टेक्ट गो ट्रेसिंग हो। जी, गो अहेड। ये कह रहे हैं कि जो आए हैं सब RT-PCR हो चुका है। आपके आरोप गलत है? नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। जो जहां तक मेरी जानकारी है कि एयर ट्रेवल करने के लिए बिना निगेटिव हुए आप एयर ट्रेवल नहीं कर सकते। थैंक यू नवीन जी। नवीन जी, जो कोल्ड स्टोर चेन उत्तर प्रदेश में है वो मैं भी जानती हूँ। -75 डिग्री कितने कोल्ड स्टोरों में आप अटेंड कर सकते हैं? ये थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री को कहिए कि जिम्मेदार लोगों को लगा दें, बेहतर होगा। दूसरी बात यह कि निजी लैब और निजी टेस्टों के बारे में बात हो रही थी। कोरोना काल में सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज ने सही साथ दिया ना, तो थोड़ा मुनाफा कम कमा लीजिए सर। जान है, जहान है। अगर आप टेस्टिंग थोड़े कम में कर लेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। कोई व्यंग नहीं कर रहा है। और पॉलिटिकल पार्टीज के पार्ट आप भी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज आपके भी पार्ट हैं। ये हमारे पहले डॉक्टर साहब का जवाब है। दूसरी बात कि मैं नवीन जी के समाजवादी पार्टी सरकार के साथ इस पे काम करेगी, काम करना चाहती, क्योंकि हमारी प्राथमिकता यह है कि कोरोना का नियंत्रण हो, गरीब से गरीब आखिरी व्यक्ति तक ये वैक्सीन पहुंचे, चाहे वो प्राइवेट लैब दे या न दे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हेल्थ बजट जरूर बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट लैब्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बड़े बड़े बिल चार्ज करते हैं, थोड़ा उनकी भी प्राथमिकता कोरोना काल महामारी में अगर हम लोग डिसाइड कर ले तो बेहतर होगा। बड़े बड़े देशों ने भी डिसाइड किया है, हम भारतवर्ष में भी कर लेते हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है तो शायद ये आपकी भी जिम्मेदारी है, जैसे हमारी जिम्मेदारी है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे हम रोकें लोगों को। और अगर इस ट्रेन का पता लगा है, आप लोग बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप लोगों के पास करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता हैं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग आंदोलन खूब चलाते हैं, बढ़िया बात है, पॉलिटिक्स में चलाना चाहिए, लेकिन एक आंदोलन ये भी चलाइए जहां लोगों को जागरूक करिए। ये बात बीजेपी पर भी लागू होती है और मैडम आपकी पार्टी पर भी लागू होती है कि अपने कार्यकर्ताओं को एक बार आप कहिए कि वो जनता को अवेयर करें, जनता में जागरूकता ना। मुझे पता है कि इससे वोट नहीं मिलेगा, लेकिन इससे जानें बच सकती हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी जब वैक्सीन आ जाएगी तो लोगों तक उसमें पहुंचाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ चलेगी। डॉक्टर डी के गुप्ता, फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर गुप्ता, क्या साउथ अफ्रीका की गलती मानी जाए, यूनाइटेड किंगडम की गलती मानी जाए, या WHO की गलती मानी जाए कि ये जो नया स्ट्रेन फैला, नया वेरिएंट सामने आया, इसमें दुनिया को लेट जानकारी दी गई, पहली बार की तरह इस बार भी? कौन कसूरवार है इसके लिए? नहीं, इसके लिए कोई कसूरवार नहीं है। हम सबको पता है कि वायरस की जो फितरत होती है वो चेंज होती रहती है, उनके स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं, उनमें म्यूटेशंस होती हैं और उसमें कभी कभी स्मॉल म्यूटेशंस होती हैं और कभी कभी लार्ज म्यूटेशंस होती हैं। तो स्मॉल म्यूटेशन जो है खतरनाक नहीं होती, उसमें हमारा ट्रीटमेंट वैक्सीन चेंज नहीं होता है। तो अभी तक जो लग रहा है कि ये बहुत बड़ी म्यूटेशंस नहीं है और बड़ी खतरनाक नहीं है। अभी तक 10-12 हजार म्यूटेशंस हो चुकी हैं पोस्ट सितंबर 2019 के बाद। इतनी सारी म्यूटेशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं 2020 के बाद, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होता है, बट हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर स्ट्रेन चेंज भी हो जाए, मेजर चेंज भी हो जाए, तो हम लोग जल्दी से जल्दी नया वैक्सीन बना सकें। नहीं, मेरा मत ये है कि समय रहते हमको ये सूचित क्यों नहीं किया गया, दुनिया को ये क्यों नहीं बताया गया? इसकी जानकारी WHO को या UK को या साउथ अफ्रीका को दुनिया से शेयर करनी चाहिए थी कि नया स्ट्रेन सामने आया है। ये बताया लेट क्यों गया? हाँ, एक्चुअली छोटे मोटे म्यूटेशंस होते रहते हैं, तो इसलिए उनको बहुत ये लोग सीरियसली नहीं लेते और बहुत सारे देशों में ना जेनेटिक सर्विलेंस, जीनोमिक सर्विलेंस हो ही नहीं पा रहा है। जैसे हमारे मैं वही कह रहा हूँ, सीरियस नहीं लेते हैं लोग। जो बात अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे, सीरियस नहीं लेते हैं सर जी। व्हाट अबाउट इंडियन वैक्सीन सर? भारतीय वैक्सीनों के बारे में क्या जानकारी है?
अभी तक जो भारतीय वैक्सीन के बारे में जानकारी है, कोविशील्ड वैक्सीन स्टेज 3 में है और उसका मोस्ट प्रोबेबली जनवरी फर्स्ट वीक में अप्रूवल आ जाएगा। उसके बाद वो अगले महीने से लगना स्टार्ट हो जाएगी। पर सर वो अब दूसरी तक वैक्सीन भारत सरकार के साथ डेटा शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं अपने ट्रायल का? नहीं, वो उसने डाटा ट्रायल कर चुका है, शेयर कर चुकी है भारत सरकार के साथ। वो ये लोग स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने दोबारा डाटा मांगा, दोबारा भी दे दिया उसने। हमें लग रहा है सरकार शायद आपको याद हो तो स्वास्थ्य मंत्रालय में जो डेटा दाखिल जो इमरजेंसी अथराइजेशन का अप्रूवल मांगी गई थी, उसमें जिन लोगों ने अथराइजेशन मांगी थी उन्होंने अपने डेटा नहीं दिए थे और सबको भारत सरकार ने वापस कर दिया था। तो क्या ये गलत नहीं है कि आपके पास बिना पूरा ट्रायल किए आप अथराइजेशन लेने चले गए? ये तो अनैतिक है। जो कंपनी है वो तो उनके कॉमर्शियल बहुत सारे वो होते हैं, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो तो अपना फेज 2 में जैसे बहुत सारी वैक्सीन हैं वो उन्होंने भी अप्लाई कर दिया कि हमें इमरजेंसी अप्रूवल मिला जाए। लेकिन जो डीसीजीआई है उसका काम होता है कि सारे डाटा को सही से स्टडी करके, सारे रिसर्च को सही से देख के कि क्या एफिकेसी वैक्सीन की है और कितनी सेफ है वैक्सीन। सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही पैरामीटर होते हैं, सेफ्टी और एफिकेसी। सर वो तब संभव है जब हम डेटा शेयर करें। जी, बिना डाटा शेयर किए इमरजेंसी अथराइजेशन की अप्रूवल लेने गए थे। नहीं, बिना डाटा शेयर करे तो मिल ही नहीं सकता। तो वही तो कोशिश हो रही थी सर इस मंथ के प्रारंभ में। क्या हुआ था? वो गलत कोशिश, बिल्कुल गलत कोशिश है। और मुझे लग रहा है भारत सरकार भी बहुत जल्दबाजी नहीं कर रही, क्योंकि जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो बन रही है वो है बेसिकली वैक्सीन डेवलप्ड हुई है, वो यूके में हुई है। तो जब तक वहां पे उसको इमरजेंसी अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रिस्क नहीं लेंगे उसको इमरजेंसी अप्रूवल। ऑलराइट सर, डॉक्टर वेद प्रकाश जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर वेद प्रकाश जी, मुझे ये बताइए कि जो भारत की वैक्सीन्स हैं उनका आपके पास क्या जानकारी है कि उन्होंने अब तक अपना डेटा क्यों नहीं शेयर किया है? ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है उनके कार्य का प्रणाली को लेकर, जो फाइजर या ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में है? देखिए, जो ट्रायल्स हैं, जैसे जानकारी, चूँकि हम लोगों पे भी लिमिटेड जानकारी रहती है इससे रिलेटेड, क्योंकि शेयर करना उन्हीं को है और जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं अभी जी। मुझे लग रहा है कि जो वैक्सीन डेवलपमेंट है उसमें हम लोग उसमें भी थोड़ा पीछे हैं। जिस तरह से बीमारी हमारे पास बाद में आई है तो वैक्सीन डेवलपमेंट भी कुछ थोड़ा सा लैगिंग बिहाइंड अदर्स। तो ये फेज 3 ट्रायल्स जैसे ही पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, और सेफ्टी और एफिकेसी की जो बात कर रहे हैं, देखिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ब्रिजेश जी, कि एक तो ये कि सेफ़ है, इसके कोई मेजर रिएक्शंस नहीं हैं, इसके कोई दुष्प्रभाव बहुत बड़े नहीं हैं। कभी कभी ये होता है कि जो बीमारी है उससे कम कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं और इससे ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये ट्रायल्स इसीलिए आवश्यक होते हैं। इसी वजह तो से तभी सारी पता चल चीजें पाएगा तैयार होती जब हैं कि डोज संबंधित कितनी होगी, वैक्सीन कितने बनाने वाली इंटरवल पे कंपनी होगी। वो डेटा शेयर करेगी। बिना डाटा शेयर किए आप इमरजेंसी अप्रूवल लेने चले गए, वो इसी देश में संभव है। ऐसी कंपनियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो सेफ्टी की बात है, इस पे स्टडीज होंगी, स्टडीज लगातार हो रही हैं उनकी। दूसरा एफिकेसी की है ब्रिजेश जी, कि जिस तरह से जिस वैक्सीन को लगा रहे हैं फिर उसके प्रभावों को आगे स्टडी किया जाएगा कि कितने बार डोज देने की आवश्यकता पड़ेगी या बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ेगी या कितने अंतराल के बाद पड़ेगी। ये सारे बिंदुओं को देखते हुए, जिससे कि पूरी तरह से इम्यूनिटी का डेवलपमेंट हो जाए, उसका भी जांच होगा। मैं तो कहता हूं सर, मेडिकल एथिक्स वैक्सीन मिली है और पब्लिक सेफ्टी से कैसा इफेक्ट आ रहा है, वैक्सीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण कारक होते हैं। और भारत सरकार को इनको कोई भी अप्रूवल देने से पहले इन दोनों बिंदुओं पर जरूर सारी पड़ताल करने के बाद अप्रूवल देनी चाहिए। डेफिनेटली तभी मिलेगा, तब तक मिल ही नहीं सकता है ब्रिजेश जी। इसमें सरकार कोशिश तो हुई बिल्कुल सर, भी नहीं देगी इसमें जब तक कि कोशिश इसकी तो हुई। सेफ्टी एफिकेसी स्टडी नहीं हो जाएंगी। नहीं तो इतनी बड़ी बदनामी हो जाएगी ब्रिजेश जी आगे कि हम लोगों के सारे प्रोग्राम बंद हो जाएंगे। तो इसलिए जल्दबाजी। ब्रजेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपको लगता है कि सरकार गंभीरता से कोरोना वायरस के कंट्रोल के लिए प्रतिबद्ध है, लगी हुई है, अथवा नहीं? दूसरा, वैक्सीन को लेकर अभी भी हमारे यहाँ स्थिति स्पष्ट नहीं कि कब आएगी, जबकि मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज़ को फाइजर अवेलेबल है, हमारे यहाँ नहीं है। देखिए, सरकार कोशिश करती दिख रही है, लेकिन कुछ नैतिक मर्यादाओं का पालन करना होगा। अभी आदरणीय डॉक्टर सैनी जी हम लोगों के ऊपर कह रहे थे कि हम लोग सीरियस नहीं हैं। हम लोग सीरियस नहीं हैं, हम चीज़ों को देख करके परेशान हैं।
मैं एक किसान पंचायत में गया था परसों, तो मैं अकेले था जो मास्क लगाए हुए था, और सब लोग हमको कहते थे क्या आप ऐसा मुंह बांधे हुए हैं कि जैसे लगता है कि आपको खा जाएगा कोरोना। तो ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि हमारे गुरुजी बताते थे कि पुत्र सही हो इसके लिए पिता को तपस्या करनी पड़ती है। तो ये जो रास्ता दिखाना है नैतिकता का और अपने बचाव का, ये ऊपर से दिखाया जा सकता है जी। हम बहुत छोटी कड़ी हैं, तो सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा ऊपर से, और ऊपर से दिखाई पड़ेगा तो हम सबको पालन करना होगा। और इसके बचाव के लिए भारत जैसे विशाल देश में सरकारों से बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता। जो हमारा बड़ा हो हल्ला था कि इंडियन वैक्सीन आ गई है वो सब और अब सबको लग जाएगी, मैंने पिछली बार पता ही नहीं कहा था, चल रहा कहाँ है वो अभी वैक्सीन। फिर व्यंग हो जाएगा। संभव ही नहीं है, 125 करोड़ के देश में सबको वैक्सीन संभव नहीं है। स्वयं बचाव करके ही हम अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। तो ऐसी अवेयरनेस और ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए धन्यवाद कि सर। हम में से हर आदमी कोशिश करे कि हम कैसे सुरक्षित बच सकते हैं। जी। यही एकमात्र रास्ता है इस नए बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश से मैं आप बचने सबका का। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस बेहद जटिल सामाजिक मुद्दे पर आप सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। बहनों भाइयों, कोरोना वायरस एक बेहद खतरनाक किस्म का वायरस है और इसका नया वेरिएंट उससे भी ज़्यादा खतरनाक, घातक और जानलेवा है। आपको इससे डरना चाहिए, इसलिए मास्क का इस्तेमाल करिए, हाथ धुलते रहिए, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सरकारों ने सब खोल दिया है लेकिन आपके लिए अभी कुछ नहीं खुला है, लिहाजा आप सावधानी बरतिए और नए साल की पार्टी में कृपया शामिल ना हो। ये आपके और आपके घर वालों के लिए बेहतरी की बात है। नमस्कार, धन्यवाद।